नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में हुई कथित धांधली पर बड़े खुलासे की, पंडित नेहरू को लेकर राहुल गांधी के बयान की। देखेंगे क्या 19 साल बाद शिवसेना फिर होगी एकजुट, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, जानेंगे क्यों शिवसेना धनखड़ आए आमने सामने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुंबई में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर पर चला बीएमसी का बुलडोजर, अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता आक्रोश मार्च में हुए शामिल। कांग्रेस ने पूछा, बीजेपी को देश की सहिष्णुता और सौहार्द से क्या दुश्मनी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा चुनाव का खर्च भी जनता के पैसे से निकाला। बिहार में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को लेकर दागे सवाल। बांग्लादेश में हिंदू नेता की जान लेने की घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने 1971 के मुक्ति संग्राम की दिलाई याद। महाराष्ट्र में स्कूलों में 5वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य करने के फडणवीस सरकार के फैसले पर छिड़ी बहस। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले, हम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ। सुप्रिया सुले ने इसे मराठी का बताया अपमान। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से ही सवालों में थे और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर खेल किया गया है, लेकिन अब प्रशासन ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले पुलिस अधिकारी के साथ ही खेल कर दिया है। उसे गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का दावा है कि ईवीएम को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी भी मंजूर नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने तो सीधे आरोप ही लगा दिया कि चुनाव में धांधली हुई है और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित एसआई रंजीत कासले ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम से दूर रहने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए थे। ये पैसे बैंक खाते में जमा कराया गया था। धनंजय मुंडे परली सीट से चुनाव लड़े थे और जीतने में कामयाब भी रहे, लेकिन अब उनकी जीत के साथ पूरे महायुति गठबंधन की जीत ही सवालों में आ गई है। इस पर एनसीपी शरद गुट के नेता राजेश साहब देशमुख ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि परली विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन का किस तरह दुरुपयोग किया गया। अगर अकेले कासले को 10 लाख रुपए दिए गए तो बाकी लोगों को कितना दिया होगा। हम इन सभी मामलों की जांच के लिए कोर्ट जाएंगे। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कासले को बीड पुलिस ने पुणे के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले कासले ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और उनके सहयोगी कराड के खिलाफ सनसनीखेज दावे किए। कासले ने कहा कि उन्हें वाल्मीकि कराड के एनकाउंटर के बदले 50 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी। ऐसे में कासले की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का दावा है कि कासले ने ईवीएम की ही पोल खोल दी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस खुलासे के बाद बीजेपी की जीत सवालों में घिर गई है, तो राहुल गांधी ने भी बीजेपी को नेहरू पर सवाल उठाने पर घेर लिया है। कांग्रेस सांसद ने नेहरू की विरासत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया। तो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को याद करते हुए एक्स पर बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि नेहरू ने भारतीयों को डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने हमें राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने हमें डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया। उन्होंने भारतीयों को शोषण का विरोध करने और अंततः स्वतंत्रता का दावा करने का साहस दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत सत्य की उनकी अथक खोज में निहित है, एक सिद्धांत जिसने उनके द्वारा समर्थित हर चीज को आकार दिया। राहुल गांधी ने ये बातचीत कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ की। राहुल की इस पोस्ट ने एक बार फिर नेहरू के योगदान और उनकी विरासत पर चर्चा को शुरू कर दिया है। नेहरू जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख चेहरा माना जाता है, आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ये पोस्ट कांग्रेस के उस प्रयास को भी दर्शाती है जिसमें वो अपनी ऐतिहासिक विरासत को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ना चाहती है। कांग्रेस अपनी विरासत के जरिए पार्टी की नींव मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो शिवसेना भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में 19 साल बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे एक साथ आने को तैयार होते दिख रहे हैं। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ दोनों ही भाई अपने मतभेद भुलाने को तैयार है और इसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हो सकते हैं।
तो क्या है पूरा मामला जिसके चलते शिवसेना के सभी गुट एक साथ आने को हैं तैयार? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने के आसार हैं। एकनाथ शिंदे की सीएम फडणवीस से नाराजगी की खबरें फिर से तेज हो गई हैं। उनकी राज ठाकरे से मुलाकात के बाद दावे किए जा रहे थे कि राज और शिंदे एक साथ आ सकते हैं और अब इसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल हो गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के बीच 19 साल बाद साथ आने की तैयारी है। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में उद्धव के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद और झगड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के आगे ये सब छोटी बातें हैं। किसी बड़े मकसद के लिए साथ आना मुश्किल नहीं। राज के इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था, हम भाई हैं, हमारे बीच कोई दूरी नहीं। अगर कोई मनमुटाव है तो मैं उसे खत्म करने को तैयार हूँ। हालांकि उद्धव ने यह भी जोड़ा कि शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र के दुश्मनों को घर में जगह नहीं मिलेगी। दोनों नेताओं के बीच तनाव 2005 में तब शुरू हुआ जब राज ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद पार्टी छोड़ दी और 2006 में एमएनएस की स्थापना की। तब से ही दोनों के रिश्ते तल्ख रहे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस सुलह की संभावना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों भाई अहम को किनारे रखकर मराठी हितों के लिए एकजुट होते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए बड़ा कदम होगा। राज और उद्धव के उस रुख से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अगर दोनों के बीच सहमति बनती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण बनता हुआ दिख सकता है। शिवसेना का एकजुट होना महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वैसे मुश्किलें तो मोदी सरकार की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बीवी नागरत्ना ने महिला आरक्षण को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद ने महिला आरक्षण बिल पास किया था। इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जज बीवी नागरत्ना ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व करने का कानून जल्दी लागू किया जाना चाहिए। मोदी सरकार में ये कानून 2023 में पास हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें शर्त लगा दी गई कि पहले देश की जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन होगा और उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाएगा। यानी सीटों के सीमांकन के बाद महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसी पर सवाल उठाते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये कानून जल्दी लागू होना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि ये कानून हमारे जीवन काल में लागू होगा। ये दिन महिलाओं द्वारा सदियों से चली आ रही समानता की लड़ाई की परिणति होगा, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श लक्ष्य के रूप में देखा था। महिलाएं सार्वजनिक जीवन और जिम्मेदारियों में अपनी उचित हिस्सेदारी की हकदार हैं। वे पुरुषों की जगह नहीं ले रही, बल्कि उस अधिकार क्षेत्र को वापस ले रही हैं जिसे पितृसत्तात्मक सोच और भेदभाव ने उनसे छीन लिया था। हम पुरुष विरोधी नहीं हैं, हम महिला समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में समानता का अधिकार केवल कागजों पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप में भी दिखना चाहिए। अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। जस्टिस नागरत्ना ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर भी उठ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित लेख में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका से जुड़े बयानों की न सिर्फ निंदा की गई, बल्कि उन पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्तारूढ़ दल के हितों को बढ़ावा देने का भी गंभीर आरोप लगाया गया। तो और क्या कुछ लिखा है सामना के इस लेख में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ताजा बयानों पर कड़ा हमला बोला है। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आलोचना की थी, जिसे सामना ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। लेख में धनखड़ पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को विधेयकों पर 3 महीने के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया था। धनखड़ ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा था कि न्यायिक हस्तक्षेप लोकतंत्र के संतुलन को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के इस्तेमाल को भी विधायिका के अधिकारों पर हमला करार दिया था।
जिस पर सामना ने धनखड़ पर सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करने से रोकने की सलाह देने और सरकार की तारीफ करने का आरोप लगाया है। लेख में सवाल उठाया गया है कि क्या धनखड़ ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल हो। लेख में राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है, लेकिन धनखड़ को मुख्य निशाना बनाया गया। सामना ने चेतावनी दी कि धनखड़ के बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले को बढ़ावा दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या धनखड़ की टिप्पणियां वाकई लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं? धनखड़ पर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के भी आरोप लग रहे हैं, तो आरोपों से योगी सरकार भी घिर गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करनी सेना पर हमला बोला है। अखिलेश ने आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की, जहां उन्होंने करनी सेना को योगी सेना करार दिया और साथ ही उन्होंने करनी सेना पर बीजेपी से फंडिंग लेने का भी आरोप लगाया। तो आखिर क्यों करनी सेना पर हमलावर हुए अखिलेश और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करनी सेना पर तीखा हमला बोला है। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और इसे प्री प्लान्ड हमला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि करनी सेना कोई स्वतंत्र संगठन नहीं, बल्कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से फंडेड योगी सेना है। अखिलेश ने कहा कि इस हिंसा का मकसद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को डराना है। अखिलेश ने दावा किया कि करनी सेना के प्रदर्शन और हमले सुनियोजित हैं, जिनमें उन्हें सरकार का समर्थन मिला हुआ है। अखिलेश ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो सरकार और पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता है। सपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर रामजीलाल सुमन को कुछ हुआ तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। इस विवाद की शुरुआत सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान से हुई थी, जिसके बाद करनी सेना ने उनके घर पर हमला कर दिया था। अखिलेश ने इसे दलित विरोधी मानसिकता का हिस्सा बताया और कहा कि सपा ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा करने का भी आह्वान किया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश को। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। फिलहाल मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य हैं, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस अचानक सक्रिय हो गए हैं। पहले वो मालदा पहुंचे, जहां राहत शिविर का दौरा किया, और इसके बाद मुर्शिदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। अपने दौरे की रिपोर्ट राज्यपाल केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसे लेकर टीएमसी भड़की हुई है और उसकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी। इस बीच हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि पीड़ित सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। पीड़ितों ने जो भी सुझाव या मांग की है, उन पर विचार किया जाएगा। मैं इस बारे में केंद्र सरकार को सूचित करूंगा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। राज्य के लोग शांति चाहते हैं। वैसे राज्यपाल के दौरे को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई। सीएम ममता बनर्जी की तरफ से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने बाहरी नेताओं के मुर्शिदाबाद प्रवेश पर रोक लगाई। ममता ने राज्यपाल से भी अपना दौरा कुछ दिन के लिए टालने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसे लेकर टीएमसी हमलावर दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जहां सरकार बीजेपी की है, क्या वहां पर भी राज्यपाल सरकार के इनकार के बावजूद हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते? तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।